क्वेश्चन नंबर 12 ले रही है, क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1. From the top of a 7 meter from the top of a 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन रहेगा आपका. क्या कह रही है? एक 7 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक है. उसके टॉप से आपको एक टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है ना. तो सबसे पहले तो कल वाली बात है, यही क्लैरिटी होनी चाहिए कि टावर की हाइट ऊंची होती है बिल्डिंग की. टावर की होती है ना. तो यहाँ पे बड़ा टावर बनाएंगे, जैसे बिल्डिंग को बनाएंगे छोटा, ऐसे समझो. बिल्डिंग को बनाएंगे थोड़ा सा छोटा ऐसे, एंड जो टावर है आपका उसको बनाएंगे थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में बड़ा. समझे ना. तो सबसे पहले तो यही क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सी हमारी बिल्डिंग है, कौन सा हमारा टावर है. ये हमारा टावर है, ये हमारी बिल्डिंग है. अब जो जो क्वेश्चन में बोलते जा रहे हैं करते जाओ. ये जो बिल्डिंग है ना, इसकी हमें हाइट भी गिवन है कितनी, 7 मीटर है ना. 7 मीटर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग. तो 7 मीटर हमें इसकी हाइट गिवन है. अब इसके टॉप से टावर के टॉप का, इसके टॉप से टावर के टॉप का हमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी गिवन है कितना, 60 डिग्री, 60 डिग्री है ना. तो मैं बना लेती हूं. देखो जो बिल्डिंग है आपकी 7 मीटर हाई, उसके टॉप से टावर के टॉप का आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 60 डिग्री. हो गया ये आपका. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है इसकी फुट का 45 डिग्री. अब ये चीज समझने की है. अब आपके जो क्वेश्चंस है, ये जितने भी बच्चे पूछे, इनमें एंगल ऑफ डिप्रेशन भी रोल में आ रहा है ना. समझाया था मैंने स्टार्टिंग में आपको कि यहाँ से अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो ये तो फुट तो नीचे ही होगा ना. इस टावर का जो फुट है, पैर है, इसके तो नीचे ही होंगे ना. और ये बिल्डिंग 7 मीटर ऊंची है ही, ठीक है. अब देखो इसके एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब है. मैंने बताया था आपको कि यहाँ से अगर हम देख रहे हैं तो अगर ये सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं बिल्कुल आंखों के सामने से, तो हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन. ये तो हो गई आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना. और यहाँ नीचे अगर हम देख रहे हैं, एक बारी मिलाओ इसको, ये हो गई लाइन ऑफ साइट, मैंने बताया था. तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा आपका, देखो 45 डिग्री है ना. समझ गए. लेकिन मैंने जिस टाइम पे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बताया था इस वाले चैप्टर का, उसमें मैंने ये भी बताया था, एक बार नेमिंग कर लो वर्टाइस इसकी, ए बी सी डी है ना. मैंने आपको ये चीज बताई थी कि अगर आप ए बी सी ट्राइंगल को देखो तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन तो इसके बाहर ही चला गया. ये अगर आप 45 डिग्री एंगल को देखो, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये तो इस ए बी सी ट्राइंगल से बाहर ही चला गया. लेकिन हमें तो इस ट्राइंगल के अंदर चाहिए ना एंगल, तभी तो हम इन साइड्स को कुछ कर पाएंगे है ना. तो ये चीज बस समझने की है. ये वाला एंगल भी 45 डिग्री हो जाएगा. बस यहाँ ये चीज समझने की है. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बहुत अच्छे से ये एक्सप्लेन की थी. ये चीज देखो, यहाँ नेम कर लो इसको, ए एम लिख लो. ए एम और बी सी पैरेलल है, ए एम और बी सी पैरेलल है. और ये जो ए सी है ना, ए सी इसको सही में समझो, ये जो ए सी है ना, ये इसके लिए ट्रांसवर्सल लाइन का काम करती है. ये छोटी क्लासेस में आ जाता है कॉन्सेप्ट, 7 से स्टार्ट हो जाता है. देखो ए एम और बी सी ये दो पैरेलल लाइंस हैं आपकी. और ये जो ए सी है, ए सी ये क्या कर रही है, यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन का काम करती है. यहाँ पे ले लो सीक्वेंस, ठीक है. तो देखो आपका हमेशा ना, हमेशा क्या होता है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं. ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं. इनके पेयर्स बनते हैं, 4 पेयर्स बनते हैं. यहाँ पे तो हम एक ही पेयर को डील कर रहे हैं, तो इनको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. इनको बोलते हैं हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. तो ये हमेशा बराबर होते हैं. तो बस अब क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है. हमसे पूछ कर रहे हैं डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर. हमसे हाइट पूछ रहे हैं इस टावर की. अब देखो आप मुझे दिमाग लगा के बताओ कैसे निकालें. पहले तो खुद ही आपके दिमाग लगाओ कैसे निकालें टावर की हाइट, कैसे निकालें. जो यहाँ पर टावर आपका सीडी है, ये पेपर में आपको सब कुछ लिखना है. लेट ए बी द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर्स, डी सी इज द टावर है ना. आपको लिखनी है लाइंस. अभी मैं लिख नहीं रही क्योंकि आपकी मैम ने लिखवाया हुआ है सब कुछ है ना. सीधा हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं. तो अब आप बताओ मुझे डीसी कैसे निकालूं, टावर की हाइट कैसे निकालूं. मुझे बस ये बिल्डिंग की हाइट पता है 7 मीटर, और मुझे ये एंगल्स पता है.
शुरुआत ट्रायंगल एबीसी से होगी ना? हाँ, शुरुआत ट्रायंगल एबीसी से कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। तो एबीसी से करेंगे तो क्या निकालें इसमें? एबीबी बीसी निकालें, है ना, बीसी निकालेंगे, क्योंकि देखो डायगोनल का तो कुछ यूज है नहीं। जो हाइपोटेनस बन रहा है यहाँ पर आपका एसी, उसका तो कहीं कोई यूज है नहीं। यहाँ एडी का भी कोई रोल नहीं है। तो एच तो आपका साइन कोस में आता है। मैंने इसे सब कुछ चीजें सिखाई हुई है कि एच जो है, आप साइन थीटा लेते हो तो वो पी अपॉन एच होता है, कोस थीटा आपका पी अपॉन एच होता है। तो यहाँ हमें हाइपोटेनस कहीं चाहिए ही नहीं, तो हम साइन कोस तो क्यों लेंगे? हमें लगाना पड़ेगा 10, है ना, इन ट्राइंगल एबीसी। देखो करते हैं, करेंगे तभी समझ में आएगा। इन ट्राइंगल एबीसी कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, कहीं भी 45 दिखे, कहीं भी 45 एंगल दिखे आपको, वहां पर परपेंडिकुलर बेस बराबर हो जाती है, 7 मीटर आ जाएगी, है ना। बस एग्जाम में आपको करके दिखाना पड़ेगा। तो एग्जाम में बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इन ट्राइंगल एबीसी, ओके, tan 45 बराबर है आपका किसके? दिस अपॉन दिस, है ना, ए बी अपॉन बी सी। tan 45 की वैल्यू होती है 1, है ना, 1 बराबर है ए बी अपॉन बी सी। अब वही कहानी करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका बीसी आ गया ना, ए बी बराबर बी सी आ गया आपका, समझे? तो ये चीज तो भाई हमें देखते ही समझ में आ रही थी कि जहां भी एंगल 45 डिग्री दिया वहां पर परपेंडिकुलर बेस हुए आपके इक्वल, समझिए। तो अभी फाइनली हमें क्या मिला? 7 मीटर हमें मिल गया बीसी, समझ गए? 7 मीटर हमें मिल गया बीसी। अब देखो नेक्स्ट मैं बताती हूँ, ये 7, तो क्या ये 7 नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, ये 7 तो ये तो 7 ही होगा। तो इसको लिख लो, ए एम हो गया हमारा 7, इसको ऐसे मेंशन कर लो, ए एम भी हमारा हो गया ना 7। और एक बात और बताओ, अगर ए बी 7 हो तो क्या एम सी 7 नहीं होगा? सामने वाली साइड भी तो इसकी। तो अगर ए बी 7 तो एम सी भी 7, तो यहाँ भी लिख लो, यहाँ भी लिख लो, समझ गए ना, ये भी 7 आ गया आपका। अब मुझे बताओ, हमें पूरे टावर की हाइट चाहिए, पूरे हमें टावर की हाइट चाहिए। हमें इस एडीएम ट्राइंगल में, इस एडीएम ट्राइंगल में अगर मैं 10 लगा दूं, अगर मैं 10 लगा दूं दिस अपॉन दिस, तो क्या मुझे डीएम नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा ना। और इस डीएम में अगर ये 7 ऐड कर दूं तो क्या मुझे टावर की हाइट नहीं मिल जाएगी? समझ गए ना क्वेश्चन को, है ना। तो अब आपको क्या लिखना है, बस इन ट्राइंगल एडीएम, समझ गए ना, एडीएम, इस ऊपर वाली छोटी सी ट्रायंगल को ले रहे हैं, इन ट्रायंगल एडीएम। अब इसमें लगा रहे हैं 1060, इसमें लगा रहे हैं 1060। बताना 1060 किसके बराबर होगा एक बार? अरे एडी तो हाइपोटेन्यूस है, इसको क्यों देख रहे हो? अच्छा मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल बना दिया ताकि थोड़ी आसानी हो जाए समझने में। 1060 किसके बराबर होगा? सी और सी कहाँ है? ये तो डी है, सी यहाँ है, ये तो इस ट्रायंगल से बाहर है सी तो। हम तो ए डी एम ट्रायंगल को देख रहे हैं, बस नीचे का भूल जाओ, ये सारा का सारा ये नीचे का भूल जाओ बिल्कुल, ये कुछ है ही नहीं, ऐसा समझ लो एक बारी, ये नीचे का भूल जाओ। देखो ऐसे डी बी, डी बी, अरे बी कहाँ दिख गया आपको? डी ए डी ए, डी ए, अरे डी ए तो हाइपोटेन्यूस है, 10 में हाइपोटेन्यूस कब से आने लग गया? तभी मैं पूछ पूछ के लिखती हूँ, सब कुछ अंधाधुंध नहीं लिखती। देखो इसको छिपा लो। अब खाली ट्रायंगल एडीएम को देखो, खाली ट्रायंगल एडीएम को देखो, और यहाँ लगा दिया 1060। ये तो भाई चैप्टर खत्म होने पे आ गए अब तो। मैं समझी नहीं कैसे। अरे राधिका ये तो कितने क्वेश्चन लगा लिए। ये देखो इस 60 को ले रहे हैं हम, 60 को ले रहे हैं, मैं खूब सा देख रही हूँ। वहां मत देखो, इधर देखो, एडीएम ट्रायंगल को देखो, बस खाली एडीएम को। ये 1060 लगा रहे हैं, तो किन दो साइड्स के रेशियो के बराबर लिखूं 1060 को? किन दो साइड्स के रेशियो के बराबर लिखूं 1060 को? और हम कर क्या रहे हैं शुरू से ही? अच्छा 10 किसके बराबर होता है? 10 1 अपॉन, नहीं मैं उसकी वैल्यू नहीं पूछ रही, मैं 1060 की वैल्यू नहीं पूछ रही। पीएच 10 में एच कब से आने लग गया? पी नहीं, हाँ पी अपॉन बी, ऐसे बोला करो, पी अपॉन बी। तो पी कौन सा बनेगा? अगर इस ए एंगल को देखोगे इसके लिए सी, हाँ सॉरी, पी अपॉन बी, बी तो नीचे वाला हुआ बेस। हाँ बी तो
बेस तो नीचे वाला हो गया, लिख हाँ। दिया 7, और ऊपर पी क्या बना? P40 नहीं, PB7 है। अरे भाई मैं तो हैरान ही हो गई आज तो। छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो। देखो एडीएम को देखा, 1060 लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड ही तो बनती है, और डीएम ही तो बनेगी, और क्या बनेगा? कहाँ दिमाग चला गया? समझ नहीं आ रही मुझे तो बात। चैप्टर खत्म होने पर आ गया और आप रेशो नहीं लिख पा रहे। और बताओ फिर कैसे करोगे भाई क्वेश्चन सोल्व? 1060 लगाया मैंने, हर तरीके से समझा लिया। 1060 बराबर P अपॉन बी, P बनेगी इसके सामने वाली साइड दैट इज डीएम, अपॉन बेस बनेगा 7। ऐसे याद नहीं होता, मैंने ये भी समझा दिया। 1060 मतलब साइड अपोजिट टू दिस एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल। 8.1 एक्सरसाइज में आ गई थी चीजें। वैसे याद नहीं होता कि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा, ऐसे याद नहीं होता तो ट्रायंगल से याद कर लो। साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल, ऑपोजिट इसके सामने, ऐसे एरो बना लो, इसके सामने साइड ऑपोजिट टू दिस एंगल, डीएम अपॉन साइड एडजेसेंट। एडजेसेंट मींस जो इसके साथ लगी हुई है, लगी हुई तो उसके साथ साथ ही है। समझे? ये तो भाई बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लिए, अब तो हो जानी चाहिए थी क्लैरिटी। 1060 की वैल्यू 1/√3, वो 1030 की होती है। 1060√3। हाँ 1060 की √3 होती है, बराबर डीएम बड़े 7 है ना। अब करना जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, अपॉन में कुछ नहीं है √3 के, एक बार आपकी आसानी के लिए 1 लगा देती हूँ, करो। 7√3। हाँ ये डीएम आ गया ना 7√3, डीएम आ गया ना 7√3, ठीक है डीएम आ गया आपका 7√3 मीटर्स। अब टावर की हाइट के लिए क्या करूं? इसमें क्या कुछ ऐड करूं? टावर की हाइट के लिए क्या करूं? हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट के लिए क्या करूं? टावर की हाइट कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं? इस 7√3 में क्या ऐड करूं? 7√3 में क्या ऐड करूं? क्या ऐड करूं भाई 7√3 में? अरे ये पूरा डीसी तो टावर है, ये पूरा डीसी तो टावर है, ये डीएम निकाल लिया 7√3, इसमें ये एमसी ऐड कर दो 7, आ जाएगा पूरा डीसी। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? समझ गए? समझ गए ना? तो बस हाइट ऑफ द टावर इज बस डीएम प्लस एमसी, डीएम प्लस एमसी ना, डीएम निकाल लिया 7√3 प्लस एमसी ये 7। अब निकालना जरा कॉमन, क्या निकलेगा कॉमन? 7 हाँ क्या आएगा ब्रैकेट में? पहली टर्म √3 प्लस प्लस पूरा 7 तो बाहर ही डाल दिया हमने ब्रैकेट के, हाँ 1। बस ये क्या आ गया आपका? हाइट ऑफ द टावर, जो कि आपकी डीसी है। समझ गए? तो हाइट ऑफ द टावर इज 7 into √3 प्लस 1 मीटर। समझे? तो ये इस टावर की हाइट आ गई आपकी, जो कि डीसी है यहाँ पर। समझ गए? आसानी था क्वेश्चन तो, अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो। मेन बात है कि आप 10 नहीं लगा पा रहे, आप ये नहीं बता पा रहे कि हमने ये निकाल दिया तो ये पूरा डीसी के लिए क्या करें, साथ ही को तो ऐड करेंगे। समझे? तो हो गया क्वेश्चन सोल्व। आया समझ में? आ गया ना? ठीक है, रिपीट करूं इसे? कोई रिपीट करूं? हाँ लग रहा है मुझे। देखो कुछ नहीं था इसमें, मैं बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। 7 मीटर लंबी एक बिल्डिंग दे रखी थी, उसके सामने एक टावर था। टावर बड़ा होता है इसलिए बड़ा बना लिया, बिल्डिंग छोटी होती है छोटी बना ली। ठीक है, इस बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया इस टावर का 60 डिग्री, हमने 60 डिग्री बना दिया। इस बिल्डिंग के ही टॉप से इस टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया 45 डिग्री, ये बना दिया। अब भाई हमने क्या किया, ये तो इस एबीसी ट्रायंगल से बाहर चला गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसलिए हमने यहाँ भी 45 डिग्री लिख लिया, क्योंकि ए एम के पैरेलल है बीसी, एंड ये एसी इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। समझ गए? अब कुछ नहीं किया, ये 7 दे रखी थी तो ये भी 7। ठीक है,
ये 45 दे रखा था, तो जहां भी 45 आ गया वहां परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ से हमने दिखा भी दिया। हाँ भाई ए बी बराबर बी सी है। अब बी सी 7 तो ए एम भी 7, हम एक साइड तो है। बस अब नीचे का भूल जाओ, सारा भूल जाओ। अब इस छुटंगली सी ए डी एम ट्रायंगल को देखना था। यहाँ tan 60 अप्लाई कर दिया, जो होता है P अपॉन बी, या ऐसा समझना है साइड अपोजिट टू दिस एंगल अपॉन साइड एडजेसेंट टू दिस एंगल, ये लगा दिया डीएम बटे एएम। समझ गए? डीएम हमें निकालना था, एएम 7 पता ही था, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डीएम हमें मिल गया 7√3 मीटर्स। उसका पूरा टावर था ये बड़ा सा डीसी, डीसी पूरा निकालने के लिए 7√3 में इसको 7 को ऐड कर दिया, 7 को बाहर कॉमन निकाल लिया, √3 + 1 साथ में चिपका दिया, तो ये पूरा का पूरा जो टावर था ना डीसी, उसकी हाइट आ गई आपकी 7 × √3 + 1 मीटर्स। आगे में समझ में है ना पक्का? ठीक है, कर दो भाई।